वॉर जैसी परिस्थिति में भी स्टॉक मार्केट में बॉटम को कैसे पहचाना जाता है वो आज हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं कि हर घटनाक्रम की कुछ पॉजिटिव बातें होती है, कुछ निगेटिव बातें होती है। तो ये जो वॉर चल रहा है इसकी 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव बातें हम जानेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली चार्ट्स पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट्स हमें सबसे पहले संकेत देते हैं और उसके बाद हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो वॉर हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है, इसकी कौन सी 5 पॉजिटिव बातें हैं और कौन सी 5 निगेटिव बातें हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं डिस्क्लेमर के माध्यम से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। हर ट्रेड में रिस्क होता है। आपको किसी भी ट्रेड को लेने से पहले रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए और उसके बाद अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। हमारा जो ये वीडियो है कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। तो बहुत सारे वॉर्स हुए हैं और बहुत सारे वॉर होने के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, उसके बाद रैली भी आई है, ऐसा इतिहास बताता है। क्योंकि अभी मार्केट रिसेंटली लाइफ टाइम हाई के आसपास थी। तो मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूं। 1973 में जो तेल संकट आया था, ऑयल क्राइसिस आया था, वो क्यों आया था? वो योम किपुर वॉर की वजह से आया था, जिसमें भी इजराइल का ही हाथ था। तो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर के इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और जो भी देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे अमेरिका है या उसके और भी अलायंसेस देश थे, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो मिडल ईस्ट के जो ओपेक देश जो थे, जो तेल निर्माण करते हैं, उन्होंने इन सभी देशों को ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, जिसकी वजह से ऑयल का संकट हो गया था। पूरी इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गई थी। ऑयल बहुत महंगा हो गया था, गैस बहुत महंगा हो गया था और उसकी वजह से मंदी के आसार इन देशों में नजर आ रहे थे। तो अभी परिस्थिति क्या है उसको देखते हैं। पहले मैं आपको पॉजिटिव बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, राइट वैल्यूएशन। जब इस तरीके का क्रैश होता है तो जिन कंपनियों का अनायास ही प्राइस बढ़ गया है या स्पेक्यूलेशन की वजह से प्राइस को बढ़ा दिया गया है, आप देखेंगे कि उनके प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं और जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो आपको सही वैल्यूएशन पर मिलते हैं। मान लीजिए किसी मॉल के अंदर 2,000 रुपए की कोई शर्ट बिक रही है और मॉल में भीड़ जाना कम हो जाती है, तो इमीडिएटली मॉल के ओनर क्या करते हैं, उसको 1,200 रुपए में बेचना शुरू कर जाते हैं। अब 1,200 रुपए में भी उनको तो फायदा हो ही रहा है ना, नुकसान में तो कोई बिजनेस नहीं करता है, लेकिन अभी वो आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो इस तरीके का जब पैनिक होता है, क्रैशेस होता है, एक तरीके से वो अच्छा भी होता है, जिसकी वजह से राइट वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक्स मिलते हैं। सेकंड, हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 140 करोड़ से ज्यादा है। तो कोई भी चीज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इंसान ही उसको कंज्यूम करते हैं। तो इंसान सबसे ज्यादा भारत में है, पूरे देशों में आबादी हमारी सबसे ज्यादा है। तो कंज्यूमर की जो ताकत है, जो पावर है, उसकी वजह से हमारे यहाँ के बिजनेस वापस से फलने फूलने लगेंगे, पनपने लगेंगे। तो पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत तेज गति वापस मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तीसरा, युद्ध हमारे देश में नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आंच जो है वो हमारे देश पर भी आ रही है। लेकिन हमारे देश ने, चाहे वो अमेरिका इजराइल हो, चाहे वो ईरान या ओपेक देश हो, सभी के साथ अपने रिश्ते, चाहे रशिया हो, सभी के साथ अपने रिश्ते जो है अच्छे बनाकर रखे हैं। और उन अच्छे रिश्तों की वजह से आज हमें बहुत सारी सहूलियत मिल रही है। हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारे शिप्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं, रशिया से ऑयल आ रहा है। तो हमारे यहाँ उस तरीके की परिस्थिति नहीं है जैसे आसपास के बाकी के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी के देशों में हो रही है। इवन दो अगर तेल की सप्लाई कम हो जाती है या डिमांड हमारे यहाँ बढ़ जाती है, पैसे उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, प्राइसेस उसके बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन देशों से ऑयल आ रहा है वहां पर भी तो उनकी इकोनॉमी भी को भी तो असर पड़ता है। वहां पर वो सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो बहुत सस्ता मिलने लगता है जितनी उनको जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से जो है तकलीफ बढ़ती है। लेकिन हमारे रिलेशन अच्छे होने की वजह से हमारे देश के अंदर सारी सप्लाई बाधित हो रही है, लेकिन उस तरीके का माहौल नहीं है कि पेट्रोल पंप को बंद ही करना पड़ जाए, एलपीजी गैस मिल ही नहीं रहा है तो बंद ही हो गए हैं, ऐसी वाली परिस्थिति नहीं है। सो वी आर क्वाइट इन अ गुड कंडीशन। उसके बाद आप देखेंगे हमारे देश के लोग
सबसे टैलेंटेड लोग हमारे देश में भी हैं, है ना, हमारे देश में है, इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं। तो हमारे देश के लोग फटाफट अल्टरनेट ढूंढने में उस्ताद होते हैं। तो आप देखेंगे कि 1973 में जब क्राइसिस हुआ था, उस समय उनके पास ज्यादा अल्टरनेट नहीं था तेल का, लेकिन अभी हमने सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उसको शिफ्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से भी जो आंच है हमारे ऊपर वो कम है। फटाफट अल्टरनेट, नए नए प्रोडक्ट फटाफट बाजार में आते जा रहे हैं। और पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है कि एआई का एरा आ रहा है। तो एआई को इंटीग्रेट करने की वजह से बहुत सारी चीजों में एआई इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत सारी मशीनों में एआई इंटीग्रेट हो जाएगा। उसकी वजह से प्रोडक्ट्स के दाम और भी हमें सस्ते मिलने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से हमारा विकसनशील देश है वापस पटरी पर हम सबसे फास्ट आएंगे। ये चीजें यहां से पता चल रही। अब चलते हैं निगेटिव पॉइंट्स की ओर। अगर वॉर में कंटिन्यूटी रहती है तो कंटिन्यूटी रहना हमारे लिए भी लाभदायक नहीं है, हमें हमें भी नुकसान होगा, मंदी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ओके, स्लो डाउन होंगे बिजनेसेस, लोग गाड़ियां कम चलाने लगेंगे, घर पर ज्यादा रहने लगेंगे। इस तरीके की सारी चीजें जो है वो वॉर के कंटिन्यूटी होने की वजह से हमें समझ में आई। सेकेंड, स्पीड इशू। व्हाट डज इट मीन बाय स्पीड इशू? इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है वो कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें है ना, उससे इकोनॉमी स्लो होती है। अगर युद्ध कंटिन्यू रहा तो ये स्पीड इशू हमारे यहाँ भी हमें देखने के लिए मिलेगा। और उसकी वजह से हर कोई किफायती तौर पर चीजों का इस्तेमाल करने लगेगा। जैसे कोविड में अनायासी कोई भी चीज खरीद नहीं रहे थे हम। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई महंगाई दर बढ़ सकती है, और आगे फायरिंग बढ़ेगी। फायरिंग मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनियों को बहाना मिलेगा ताकि ऐसे एम्प्लॉय जो बेकार है, जो लर्निंग नहीं कर रहे हैं, जो एआई को नहीं सीख रहे हैं, उनको उनको फायर करने का यानी कि निकालने का बहाना मिल जाएगा। तो फायरिंग होगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। शारीरिक बीमारी एक टाइम जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने स्ट्रेस ले लिया, मानसिक तरीके से अगर उसके विचार दूषित हो गए, अस्थिरता आ गई, चिंता आ गई, तो उसकी वजह से जो हेल्थ बिगड़ती है, फिर फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों बिगड़ती है। उसकी वजह से अगर किसी का माइंडसेट ही सही नहीं है तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। तो दैट इज व्हाट द निगेटिव पॉइंट। अगर ये कंटिन्यूटी होती है वार में और फायरिंग होती है तो स्ट्रेस में जब लोग चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होने की संभावना हो जाती है। सो ये पॉजिटिव चीजें भी है। युद्ध रुकता है तो हम इस तरफ तेजी से बढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। और वॉर कंटिन्यू होता है तो ये इम्पैक्ट जो है हमारे देश की इकोनॉमी पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट हमसे क्या बात कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल सिनेरियो हमने जानने का प्रयास किया। अब चार्ट्स के पास चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट लगा हुआ है, और इसमें एक इंडिकेटर का मैंने इस्तेमाल किया है, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में तीन बैंड होते हैं, एक आपको अपर साइड बैंड दिखाई दे रहा है, एक लोअर साइड दिखाई दे रहा है, और एक आपको मिडल बैंड दिखाई दे रहा है। मिडल बैंड जो है 20 मूविंग एवरेज है। अपर बैंड 20 MA प्लस 2 डेविएशन है, लोअर बैंड मतलब 20 MA माइनस 2 डेविएशन है। व्हाट डज इट मीन? लोअर बैंड को जब प्राइस उसके ऊपर वॉक कर रही है, इसका मतलब नीचे की साइड वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। और जब नीचे की तरफ वोलाटिलिटी ज्यादा होती है तो अ, आप लॉन्ग साइड में नहीं जाते हैं, कि लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं। अगर पीछे भी अगर आप जाकर देखेंगे तो कई जगह पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि प्राइस जो है बोलिंजर बैंड को, लोअर बोलिंजर बैंड को चिपक के चल रही है। अब यहाँ पर इस सिनेरियो में देखेंगे जो पहले हुआ था, प्राइस नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद ऊपर आई, फिर नीचे आई, अभी ये बोलिंजर बैंड के अंदर चल रही है। बोलिंजर बैंड के अंदर चलने का मतलब ये होता है कि अभी जो वोलाटिलिटी है वो वोलाटिलिटी कम हो रही है। किसी गाड़ी को 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप चला रहे हैं और वो रफ्तार यू टर्न मारने से पहले रफ्तार को कम किया जाता है। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं, इस चार्ट को ध्यान से देख रहे हैं, तो प्राइस धड़ाम से नीचे गिरी। अभी हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से थोड़ा सा बाउंस दिखाई दे रहा है। ओके,
अगर ये बाउंस ऐसा ही कंटिन्यू होता है तो इसको वी शेप की रिकवरी भी कहा जाता है, जैसे कोविड में हुआ था। तो कोविड में जैसे जैसे ही पता चला चीजें ठीक हो जाएगी, तो फिर वहां से एकदम से, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था दुनिया रहेगी क्या या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। अब यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होके अगर प्राइस वापस नीचे गिरता है और बोलिंजर बैंड के अंदर आकर के कैंडल्स अगर यहाँ पे रुकने का प्रयास करती है, तो डबल बॉटम बन जाएगा। और एक आउटसाइड बना बोलिंजर बैंड के, जहां पे वोलाटिलिटी नीचे की ओर ज्यादा थी, और एक इनसाइड बना, मतलब अभी यहां से मार्केट हमें ऊपर की ओर जाने का या साइडवेज होने का संकेत दे रही है। मतलब मैं और नीचे नहीं गिरूंगी, इस तरीके का संकेत मिल सकता है। मे बी वो 2 हफ्तों में भी मिल सकता है, 1 हफ्ते में भी मिल सकता है, या यहां से ऐसे ही साइडवेज भी वो रह सकती है। लेकिन जैसे ही ये आपको इनसाइड द बोलिंजर बैंड दूसरा बॉटम नजर आएगा, दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर बॉटम के आसपास अगर खरीदने को आपको मिलता है, तो आगे चल के आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है और भी मौके ऐड करने के लिए मिलते हैं। तो अभी अभी क्या समय है, अभी इंतजार करने का समय है। अगर अनसर्टेनिटी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपके होते हैं, इसीलिए ऐसी मार्केट में थोड़ा सा हाथ पीछे रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब मौका मिला उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक दोस्त के साथ जिसे जरूरत हो इस वीडियो को देखने की जरूर साझा कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।